फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक का। टॉपिक मीन्स अपना जो लेक्चर लास्ट में हुआ था, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 जो कवर किया था हमने, राइट। इस बार हम कवर करेंगे शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 सर मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। शेड्यूल 2 का काम क्या है? शेड्यूल 2 बस ये बताता है आपको कि कोई कोई क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस में कंफ्यूजन होता है। गुड्स एंड सर्विसेज में कंफ्यूजन होता है। तो आप अगर कोई चीज़ कुछ सर्विस दे रहे हो या गुड्स या कोई कोई भी चीज़ हो सकता है, अगर उसमें कंफ्यूज होता है आपको, तो ये शेड्यूल क्या करता है, ये शेड्यूल आपको वो कंफ्यूजन से हटाता है और वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि वो गुड्स है या सर्विसेज है। सर ऐसा कौन से चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर सकती है, तो वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखने जाओगे आप, टोटल 8 पॉइंट्स, 1 2 3, राइट, 3 है और प्लस में यहाँ पर बाजू में भी है मेरे। हाँ ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड में भी है 4 5 6 7। तो टोटल 7 पॉइंट्स हैं। ये 7 पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझ के लेंगे। एक बार ये 7 पॉइंट कवर होता है तो अपना ये टॉपिक में मतलब शेड्यूल 2 में समझने लायक और कुछ बचता नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर। देखो फर्स्ट पॉइंट, ये शेड्यूल 2 अगर कोई भी पूछता है आपसे, शेड्यूल 2 अगर कोई भी आपसे पूछता है कि सीजीएसटी एक्ट में शेड्यूल 2 क्या है, तो शेड्यूल 2 कहना कि ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जिसको हम ट्रीट करेंगे, गुड्स या फिर कोई सप्लाई। देखो दोनों एक साथ मैं ट्रीट नहीं करूंगा। कोई एक चीज अगर मैं सेल करता हूँ, समझो अगर मैं सेल सेल करता हूँ पेन ड्राइव सेल करता हूँ, राइट, तो वो गुड्स हो सकता है या फिर कोई सर्विस हो सकता है, बट दोनों भी नहीं हो सकता एट अ टाइम। तो वो वही क्लियर करने के लिए ये शेड्यूल बनाया है। बहुत सिंपल शेड्यूल है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है इसके अंदर। तो चलो फर्स्ट क्या बोलता है, ट्रांसफर। सर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर आता है, काय का ट्रांसफर सर? टाइटल ऑफ गुड्स। क्या बोला मैंने? टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ? मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ। कंप्यूटर खरीदेगा, बिल बनेगा आपका, राइट। बिल में ये कंप्यूटर आपके नाम से चला जाएगा, मतलब आपका जो भी है ABCD नाम समझो इसका, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आपने परचेस किया, बिल मिल जाता है। तो अभी से वो कंप्यूटर का ओनर कौन है? ओनर आप रहोगे। कौन रहोगे? क्योंकि आपने उसको पेमेंट करके आपने खरीदा है, तो टाइटल आपके पास आया है। टाइटल और किसका हो सकता है सर? जैसा बिल्डिंग्स का हो गया, राइट है, लैंड का हो गया, जमीन का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी। टाइटल मतलब कुछ नहीं, ओनरशिप। इसको क्या बोलेंगे? ओनरशिप। ओनरशिप अगर सामने वाला आपको दे देता है कोई गुड्स का, तो वो क्या बन जाता है अपना? वो उसको उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सर, वो अपने लिए क्या बन जाएगा? सेल ऑफ गुड्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो अपने लिए? सेल, सॉरी, सप्लाई ऑफ, क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। तो मतलब सर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, जिसमें टाइटल गुड्स ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर सेकंड में क्या है? ट्रांसफर ऑफ राइट्स। राइट टू यूज अ गुड्स, मतलब कोई गुड्स को यूज करने के लिए सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ? टाइटल राइट्स दे रहा हूँ, नॉट टाइटल। राइट, टाइटल का मतलब ओनरशिप होता है। राइट्स का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड तक आप क्या कर सकते हो? वो चीज को यूज कर सकते हो। लाइक हम क्या बोल रहे हो, जैसा लैंड समझो, एक लैंड है, ठीक है। आपके पास 1 एकड़ का लैंड है समझो, ठीक है। वो वो कुछ यूज नहीं कर रहे हो आप, राइट, आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है। तो एक बंदा आके आपसे बोलता है मुझे ना ये जो लैंड है ना यूज चाहिए मुझे, तो आप मेरे साथ है ना 10 ईयर्स के लिए एक लीज एग्रीमेंट करो। क्या करो? एक लीज एग्रीमेंट। लीज में क्या होगा? मैं वो लैंड को यूज करने का राइट्स दूंगा। किसको दूंगा? वो बंदे को दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? वो बंदे का वो बंदे ने जमीन खरीद लिया क्या आपसे? ऐसा नहीं है। देखो जमीन कब खरीदा जाता है? जब टाइटल ट्रांसफर होता है। यहाँ पर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ पर आप जमीन यूज करने दे रहे हो। तो ऐसा कोई चीज होता है तो उसको क्या बोला जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सेम यहाँ पर देखो, ट्रांसफर ट्रांसफर अगर कोई भी केस में गुड्स होता है और टाइटल जाता है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। सेम ट्रांसफर होता है कोई राइट्स, राइट्स किसका? गुड्स का राइट्स, राइट है। ऐसे टाइम पे विदाउट ट्रांसफर ऑफ देयर टाइटल, टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका यूज दे रहे हैं हम लोग, यूज करने के लिए दे रहे हैं, राइट। तो ऐसा अगर आपके
फ्रेंड ने आपको अगर कंप्यूटर बेचता है, राइट, सामने वाला बेचता है आपको कंप्यूटर, तो आप घर पे लेके जाके अगर वो खरीद लिया तो टाइटल ट्रांसफर हुआ। अगर वो बोलता है नहीं भाई तू आराम से 1 मंथ यूज कर इसको, तो उसने राइट्स दिया आपको ये कंप्यूटर यूज करने के लिए। जैसा बहुत सारी चीजों में देखा होगा आपने, म्यूजिक का राइट्स दिया जाता है सामने वालों को, तो म्यूजिक आप यूज कर सकते हो आपके चैनल पर, कोई भी प्रोग्राम पर, शो पर, किसी पर भी, तो ये राइट्स दिया गया है, राइट। तो राइट्स क्या होता है, एक सर्विस होता है, नॉट गुड्स होता है। तो कल कोई भी आपको पूछेगा कि अगर मैं कोई भी गुड्स का राइट्स देता हूँ सामने वाले को, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सर्विस होता है, नॉट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करके रखते हो कि मैं ट्रांसफर करूंगा गुड्स एक पर्टिकुलर टाइम में, एक टाइम के बाद, या फिर आफ्टर फुल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, अगर आप कंसिडरेशन पे कर दोगे, आप कंसिडरेशन पे कर दोगे तो मैं आपका गुड्स क्या कर दूंगा, आपको दे दूंगा। समझो एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या है, बैंक के साथ मेरा एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट, ठीक है। बैंक ने मुझे बाइक लोन दिया है, क्या दिया है मुझे, बाइक लोन दिया है। अब एग्रीमेंट ऐसा है हमारा, जब वो पूरा लोन पे हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, वो बाइक का टाइटल किसको चला जाएगा, मुझे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्रीमेंट है, जो एक बार कंसिडरेशन पे करो तो आपका टाइटल मिल जाएगा। सेम ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारा हो सकता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बीच में, राइट है। क्रेडिटर क्या बोलेगा, जिस दिन तू 45 डेज का तुझे क्रेडिट पीरियड दे रहा हो, वो 45 डेज के बाद मुझे आके पे कर दे, और अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये गुड्स क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा तेरा बन जाएगा। तो ये क्या होता है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को भी क्या किया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ, सॉरी, क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। देखो यहाँ पर यूज ऑफ गुड्स है, इसलिए इसको सर्विस बोला गया है, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स बोला, ठीक है। तो सर्विस इधर वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्विस याद रखना, बाकी ये तो गुड्स है इसलिए गुड्स हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट आता है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। देखो ऊपर वाला जो चीज है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर था, अब नीचे वाला लैंड एंड बिल्डिंग, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था लैंड एंड बिल्डिंग का, राइट्स अगर आप यूज करने देते हो सामने वाले को, आपके पास 10 माले का बिल्डिंग पड़ा है ऐसी वेस्ट, मतलब आप यूज नहीं कर रहे हो, अगर सामने वाले ने बोला मुझे ये बिल्डिंग यूज करना है फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर एनी अदर पर्पस, रेसिडेंशियल, जो उसको करना है करने दो, उसने बोला मुझे 99 ईयर्स का एग्रीमेंट कर, लीज एग्रीमेंट कर दे, ठीक है, ठीक है। या फिर टेनेंसी, टेनेंसी मतलब वही चीज, क्या, टेनेंट बनना, राइट है, घर भाड़ोतरी बनना। या फिर एस्मेंट का मतलब होता है सुविधा करके देना है बिल्डिंग के लिए। या फिर लाइसेंस, लाइसेंस तो आपको भी पता है, लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज अगर मैं सामने वाले को देता हूँ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, बट वो बिल्डिंग को यूज करने दे रहा हूँ मैं, नॉट उसको सेल कर रहा हूँ, सेल करूंगा तो टाइटल चला जाता है, जैसा मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बात किया, राइट है। इधर गुड्स की बात की, इधर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, राइट है। उसको लीज पे दिया जाता है, टेनेंसी, इन्वेस्टमेंट और लाइसेंस ऑफ लैंड, लैंड बोल रहा है, राइट। तो ये जमीन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जमीन, ये इधर समझो ये जमीन की बात कर रहा है, बिल्डिंग की जगह जमीन ले लो इसको, ठीक है। तो ऐसा करके कोई भी होगा तो यहाँ पर क्या लिखा है क्लियरली, वो क्या बनेगा तुम्हारा, सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, क्या बनेगा वो तुम्हारा, सप्लाई ऑफ क्या बनेगा, सर्विस। तो ऐसे चीजों को सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीज या फिर लेटिंग आउट बिल्डिंग, पार्टली और होलली, सेम, बिल्डिंग को आप लेट आउट करो, लीज करो, कुछ भी करो, ठीक है, उसको भी क्या माना जाएगा सर, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। देखो मैं इधर डार्क कर रहा हूँ, समझते जाओ ये चीज क्या है, हमको सिर्फ बताना है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ये पॉइंट से अपने को क्लियर होता है ये क्या है सर, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का कोई भी यूज होता है तो वो सब चीज क्या रहेगा तुम्हारे लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, क्या रहेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ठीक है, सर्विस होगा, ये भी सेम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट की बात कर रहा हूँ। देखो मेरा एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में बहुत सारे फिक्स एसेट्स होते हैं अपने पास, राइट है। मेरे पास 10 फिक्स एसेट्स है ऐसे समझो, ठीक है। 10 फिक्स एसेट्स में कुछ फिक्स एसेट्स को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर, डिस्पोज कर रहा हूँ। देखो दोनों चीज हो सकता है, अगर मेरे को वो एसेट यूज नहीं है, या फिर मुझे कोई दूसरे लोकेशन में डालना है वो एसेट को, तो मैं दूसरे लोकेशन में, अगर दूसरे ब्रांच में डालना है तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगा। और सेम इन केस अगर मुझे उसको सेल करना है, अपने पास नहीं रखना है, मेरे कंपनी में रखना ही नहीं, मेरा यूज नहीं है उसको,
तो मैं इसको क्या करूंगा, डिस्पोज करूंगा। डिस्पोज मतलब सेल करना, ठीक है। तो ऐसे अगर दोनों चीज होता है किसके साथ, बिजनेस एसेट के साथ, एसेट्स ऑफ बिजनेस, तो मेरा 10 फिक्स एसेट्स में से मुझे 2 फिक्स एसेट्स को क्या करना है, सेल करना है। ये सेल करना है मतलब क्या बोलते हैं, डिस्पोज करना है या फिर इसको ट्रांसफर करना है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, 10 में से ये दो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, निकल जाएंगे। बचेंगे कितने मेरे पास, फिक्स एसेट सिर्फ 8 बचेंगे। तो वही बोलना चाहता है वो कि एसेट, एसेट ऑफ बिजनेस ट्रांसफर या डिस्पोज, ठीक है, नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर बिजनेस एसेट। तो इसके बाद से मेरे पास ये दो हमेशा के लिए एसेट नहीं रहेंगे अपने बिजनेस में। तो ऐसा कोई भी केस होगा तो तो तुम्हें क्या ट्रीट करना है, वो यहाँ पर दिया है, ट्रीट रुकिए चल नहीं रहा है, ओके। हाँ, तो यहाँ पर क्या ट्रीट करना है, सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है इसको। क्या मानना है, सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है इसको। क्या मानोगे आप, सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने एग्जांपल दे दिया, अगर कोई भी फिक्स एसेट से तुम्हारा क्या हो जाता है, कोई एसेट्स आप ट्रांसफर करते हो या फिर ड्यूरिंग चल रहा है मेरा बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस मस्त चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे वो चीज क्या होगा, सप्लाई ऑफ क्या बन जाएगा तुम्हारा, गुड्स बनेगा। क्या बनेगा, उसको बोलेगा सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ। यहाँ पर दिया है, पॉइंट पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या है, सेकंड सेकंड क्राइटेरिया क्या है, सेम ट्रांसफर ऑफ एसेट हो रहा है मेरा, ट्रांसफर एसेट हो रहा है बिजनेस का एसेट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो है ना, अभी ये मेरा टाटा कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी। अब टाटा कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, राइट है, एम्प्लॉयज होंगे। अब यहाँ पे मेरा, मैंने क्या बोला है, 10 फिक्स एसेट्स है मेरे पास। कितने, 10 फिक्स एसेट्स। उसमें से 2 फिक्स एसेट्स क्या हो रहा है, कंपनी में यूज नहीं हो रहा है। फिर किधर यूज हो रहा है सर, वो क्या कर रहा है, कोई एम्प्लॉयज को दे रहा है। क्या दे रहा है वो, कोई एम्प्लॉयज को दे रहा है, एम्प्लॉयज फॉर प्राइवेट यूज के लिए दे रहा है। किसके लिए यूज के लिए दे रहा है, प्राइवेट यूज के लिए दे रहा है। प्राइवेट यूज समझ रहे हो, पर्सनल यूज के लिए दे रहा है, मतलब वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा कोई भी चीज होता है पर्सनल पर्पस या प्राइवेट पर्पस के लिए, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाए उसे उसे यहाँ पर देखिए क्या बोला जाएगा, टैक्सेबल पर्सन फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सप्लाई बिजनेस इमीडिएट बिफोर ही सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन। सॉरी मैं गलत जगह पढ़ रहा हूँ, हाँ। तो इसे क्या कहा जाएगा, सर्विस बोला जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, सर्विस बोला जाएगा। सप्लाई ऑफ क्या बोला जाएगा इसे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, ठीक है, समझा। अगर कोई भी एसेट में ट्रांसफर करता हूँ, डिस्पोज करता है मेरा बिजनेस चलते वक्त, अगर मेरे एसेट्स में से वो एसेट्स निकल गया तो वो बनेगा सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा। अगर वही एसेट्स में मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कोई एम्प्लॉय, कोई भी जो कंपनी में दे रहा हूँ यूज करने, डायरेक्टर को, मैनेजर को, किसी को भी दे रहा हूँ जो वो पर्सनल यूज कर रहा है, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पस, इन सच केस that transfer is also considered as supply, but supply of service, not a goods। क्लियर है। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट पे जाते। थर्ड पॉइंट में, इफ अ पर्सन, कोई भी बंदा, cease to be a taxable person, सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब मैं एक बिजनेस जो चला रहा हूँ, मैं शॉप चला रहा हूँ, पहले मैं टैक्सेबल पर्सन था, मतलब जीएसटी में मुझे टैक्स भरना पड़ता था, टैक्सेबल सप्लाई करता था मैं, राइट। अगर टैक्सेबल पर्सन था मैं, टैक्सेबल पर्सन था, और कुछ लिमिट, अगर मैं लिमिट क्रॉस होने के बाद मुझे जीएसटी भरना पड़ता है, मैंने ऑलरेडी पहले से कहा है कि टर्नओवर का कुछ लिमिट होता है, वो लिमिट के बेसिस पे हम क्या करते, जीएसटी भरते। बट इफ इन केस दैट लिमिट डजंट एक्सिड, अभी इसमें क्या होता है, अभी एक्सीड नहीं होता है वो लिमिट, तो एज सच सिचुएशन पे हम जीएसटी में फॉल नहीं करते। तो ऐसे टाइम पे मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता हूँ, राइट है। या फिर मैंने रजिस्ट्रेशन या बिजनेस बंद कर दिया, या रजिस्ट्रेशन मैंने सामने वाले को दे दिया, सरेंडर कर दिया, तो ऐसे टाइम पे टैक्सेबल पर्सन नहीं रहूंगा। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, वो एसेट का, जो एसेट जो क्या कर रहा है बिजनेस में आज भी पड़ा है, तो वो एसेट्स को क्या किया जाएगा, तो इसको भी क्या कंसिडर किया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर किया जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, और इस पे भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करके मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट कवर किया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट अपना आएगा यहाँ पर, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। तो अगला पॉइंट आता है अपना ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस। अब ये ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस क्या होता है सर, सिंपल चीज है, कोई भी चीज जब मैन्युफैक्चर होता है तो एक स्टेज नहीं होता है, एक से ज्यादा स्टेज होता है उसमें, राइट है। जैसा अगर मैं शुगर अगर प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो मुझे स्टार्ट टू एंड प्रोसेस तक जाना पड़ता है।
और एक प्रोसेस में होता है। मतलब तुम्हें शुगर केन लेना होगा, राइट है, उसको जैगरी में कन्वर्ट करना होगा, उसको प्रोसेसिंग करना होगा, प्रोसेसिंग के बाद जो बचेगा मतलब शुगर बचता है, मतलब ऐसा बड़ा प्रोसेस होता है, राइट है। तो वो उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रोसेस बोला जाता है, राइट है। कोई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो एक प्रोडक्ट कभी भी बनने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, राइट है, वो प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एनी ट्रीटमेंट और अ प्रोसेस टू अनदर पर्सन और गुड्स एंड सर्विसेज। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो, एक गुड्स है अपना, ठीक है, गुड्स है। गुड्स क्या है, गुड्स रिलेटिंग टू, समझो एक कोई प्रोडक्ट है, समझो मोबाइल है, समझो, ठीक है, मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है। ये मोबाइल बनने के लिए मुझे 10 स्टेज से जाना होता होगा। क्या बोला मैंने, 10 स्टेज से जाना होता होगा, तब जाके ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये इंस्टॉलेशन, इसमें सॉफ्टवेयर का अपडेशन, बहुत कुछ होता है। फिर हार्डवेयर, इसका ऊपर का पार्ट जो है, राइट है, इसका डिजाइन, इसका मतलब बहुत चीजें हैं, तब जाके ये क्या बनती है, फाइनल स्टेज पे आती है और ये फाइनल कंज्यूमर को मिलता है। तो ऐसा समझो कि इसमें का कोई एक स्टेज है, एक स्टेज है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, जो डिस्प्ले डिस्प्ले है, डिस्प्ले बनाता हो, डिस्प्ले बनाता हो, या फिर डिस्प्ले को या फिर बोल सकते हो, डिस्प्ले नहीं बोल सकते, पूरा का पूरा मोबाइल को जो है ना ऊपर से ना शाइनिंग करता हो, शाइनिंग करता हो, मतलब जो जो भी हो ऊपर का पार्ट को क्लीन करने का काम करता है और नया मॉडल दिखना जैसा, वो उसका काम है। तो वो जो एक स्टेज वाला जो बंदा है ना, वो मोबाइल कंपनी को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। वो क्या दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है। मतलब कोई भी एक बीच में, आप सिंपल समझो, महाराष्ट्र में जो है ना, एक लिज्जत पापड़ करके ये है, राइट है, लिज्जत पापड़, ये सिंपल आपको समझेगा, पापड़ है ये, राइट, पापड़ का फैक्ट्री है या कंपनी है, बोल सकते हो कंपनी है अपना। कंपनी कौन सा, पापड़ वाला, जिसको बोलते हैं अपन लिज्जत पापड़, राइट। अब ये कंपनी जो है ना, वेरियस 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 हाउस होल्ड जो है ना, हाउस होल्ड वाइफ, हाउस वाइफ्स होते हैं ना, हाउस होल्ड या फिर हाउस वाइफ्स होते हैं, राइट। हाउस वाइफ्स को क्या करता है, काम देता है, काम देता है कि भाई तुम लोग मुझे है ना दिन में ना 100 पापड़ बना के दे दो, राइट है। तो मैं उसको लेके जाऊंगा और अपने बिजनेस में उसको बना के प्रॉपरली मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग करके प्रॉपर पैकेट में डाल के मैं दुनिया को बेचूंगा, राइट है। तो ये जो सर्विस जो दिया जा रहा है, राइट है, गुड्स नहीं दिया जा रहा है, ये सर्विस दिया जा रहा है। तो वही बोल रहा है, एक प्रोसेस में, एक ट्रीटमेंट में जब कोई भी चीज अनदर पर्सन को दिया जाता है, दूसरे के गुड्स को, ये लिज्जत पापड़ किसका है, कंपनी का है। तो सर्विस कौन दे रहा है, हाउस होल्ड। तो ये जो सर्विस दिया जा रहा है ना, उसे क्या बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। तो सिंपल पॉइंट है, सप्लाई ऑफ सर्विस, देखो यहाँ पर आता है, सप्लाई ऑफ सर्विस आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, अरे यार, यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, सप्लाई ऑफ सर्विस की बात चल रही है। सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ सर, कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जितने भी सप्लाई ऑफ सर्विस की बात हो रही है, जितने भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन है, वो हर ट्रांजेक्शन सर्विस माना जाएगा, उसे गुड्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर यहीं पर तो पढ़ा था हमने, देखो ये लेंट करना, लीज करना, कोई भी चीज करना, प्रॉपर्टी को लेटिंग करना, लीज होल्ड करना, राइट है। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम रेंट पे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सर्विस बनता है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स बनता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोई भी बिल्डिंग बनता होगा, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनता होगा, राइट है, जो कमर्शियल यूज होता है, रेसिडेंशियल पर्पस होगा, कोई भी चीज हो, राइट है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो लेता है, राइट है, बिल्डर, वो कंस्ट्रक्ट करके देता है। तो वो कंस्ट्रक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे, ऐसा मत बोलना कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, राइट है। तो उसमें बहुत सारे सर्विस मिलके तब जाके वो बिल्डिंग खड़ा होता है, तो इसीलिए उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया है। आप इसको डिटेल में अगर जानना हो तो इधर बहुत सारे डिटेल में लिखा है, आप एक बार पढ़ लें। जैसे कि देखो यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग complex building intend and sale buyer wholly or except where the entire consideration has been received after the completion of the, जो भी है वो एक बार देख लेना। तो वो ही बोलना चाहता है कि टेम्पररी, और कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा जहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई भी बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, कोई भी चीज बन रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ना कि उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो। उसके बाद में टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और
एंजॉयमेंट ऑफ आईपीआर। आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोई भी चीज अगर मैं बनाता हूँ मार्केट में, नया है समझो, मैं सैमसंग कंपनी हूँ, सैमसंग कंपनी ने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया जो है ना सबसे अलग है, हटके, राइट है, सबसे अलग है, हटके है, और ये अभी तक मार्केट में कभी आया ही नहीं था। समझो स्टार्टिंग में, समझो है ना, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पहले अपने पास है ना ऐसा, हेलो, पहले अपने पास ऐसा कोई भी ये पूरा स्क्रीन जो डिस्प्ले अपना होता है मोबाइल में, राइट है, पहले कीपैड वाला था, उसके बाद में वो डिस्प्ले वाला आया अभी, राइट, फुल स्क्रीन जो होता है। तो अब ये समझो ऐसा कोई भी है, तो जो फर्स्ट लेकर आया था, तो वो क्या करता है कि ये जो मैंने लेकर आया ना, तो उसका जो भी उसने टेक्नोलॉजी क्रिएट किया, बनाया, उसने यूज किया, राइट, उसका वो आईपीआर लेके रखता है। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मेरा राइट्स है उस पर, और वो राइट्स मैं यूज करने नहीं दूंगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो 6 मंथ क्या किया उसने, 6 मंथ इसने पूरा R&D करके वो डिस्प्ले बनाया, राइट, पहले इससे पहले किसी ने नहीं बनाया रहेगा, ऐसा सोचो, ठीक है, R&D करके इसने डिस्प्ले बनाया, और डिस्प्ले के बाद उसने क्या किया, दुनिया को देने गया, तो उसको तो लॉस हो जाएगा, राइट है, तो वो गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और बोला देख भाई मैं 6 मंथ तक क्या करेगा, देखो ये चीज बनाने दूंगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो जनरल पब्लिक के पास पहुंच जाएगा, और जनरल पब्लिक के पास पहुंचा तो 10 कंपनीज बनाने रेडी है वो सब चीज, राइट। तो तू 6 महीने में इसका जो भी R&D का तेरा खर्चा हुआ होगा वो सब वसूल कर लेना। तो ये क्या होता है, टेम्पररी ट्रांसफर करना। उसके बाद में वो जो पेटेंट राइट्स होता है ना, तो आईपीआर भी वैसे ही है कुछ, क्या है, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई भी चीज को यूज करने को देना, वो भी टेम्पररी पर्पस के लिए, राइट है, नॉट मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेम्पररी ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई उसको परमानेंटली दे नहीं दे रहा हूँ कि भाई लेके खत्म हो जाए उसके बाद मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, राइट है, तो टेम्पररी ट्रांसफर किया मैंने, परमिटिंग यूज कर दे रहा हूँ, सामने वाले को यूज करने के लिए परमिट कर रहा हूँ, किसके लिए, क्या सर, आईपीआर। तो ऐसा कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम सामने लोग को ट्रांसफर करते हैं, परमिट करते हैं यूज करने के लिए, राइट है, तो ऐसा चीज क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। यहाँ पर हर एक चीज सर्विस है। उसके बाद में क्या है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, ये भी क्या है सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जाता है, राइट है, कोई भी नया चीज मार्केट में लेकर आया जाता है, तो वो हर एक चीज का क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको अच्छे से समझेगा, किधर है, हाँ यहाँ पर किधर होगा, देखो ये देखो ये वाला, यहाँ पर, ठीक है, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी चीज जो होता है, ये सब चीज क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड डेवलप करना, उसको डिजाइन करना, प्रोग्राम कस्टमाइज, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको गुड्स नहीं बोला जाएगा। ये कॉमन सेंस आपको ही पता है। रिफ्रेम फ्रॉम एक्ट टॉलरेंस एंड सिचुएशन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कई तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी अगर एक्ट करने के लिए सामने वाले को पैसा दिया जा रहा है, मतलब तू बिजनेस स्टार्ट मत कर, ले पैसा ले और यहाँ से चला जा, मेरे से कम्पीट मत कर, तो नॉन कंपटीशन फीस भी देना एक क्या हो जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है, ठीक है। तो वो बोलना चाहता है। इसके ऊपर मैं डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर लिया है, आपको शायद याद नहीं होगा तो जाके फिर से लेक्चर देखिए। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। तो सिंपल है सर, यहाँ पर यही पॉइंट चीज है ना, बार बार क्या रिपीट हो रहा है, राइट, राइट टू यूज है, जब तक राइट टू यूज वर्ड आता रहेगा तो आपको क्या करना है, वो चीज सप्लाई ऑफ सर्विस में ही डालना है, ठीक है। आगे क्या है, आगे आगे सर कंपोजिट सर्विस, कंपोजिट सर्विस क्या बोला गया आगे, कंपोजिट सर्विस, ये कंपोजिट सर्विस सर आप सॉरी कंपोजिट सप्लाई, सर कंपोजिट सप्लाई आपको मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि कंपोजिट सप्लाई किसे बोलते हैं। एक मोबाइल जब आप खरीदते हो तो मोबाइल के अंदर क्या आता है, हाँ, मोबाइल तो आता है बट चार्जर विद हेडसेट के साथ आपको मिलता है, तो हेडसेट एंड चार्जर भी एक अलग प्रोडक्ट है, मार्केट में बिकता है, बट बट
वो दोनों भी एक साथ प्रिंसिपल सप्लाई के साथ मिलके जाता है एंसिलरी सर्विस बोल के, एंसिलरी सप्लाई बोलकर, तो उसको कंपोजिट सप्लाई बोला जाता है। ऐसा एग्जांपल दिया है। तो कंपोजिट सप्लाई सिर्फ मोबाइल बेचने में नहीं आता, ऐसा बहुत सारे जगह आता है, जैसा वर्क कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है, रेस्टोरेंट सर्विस में भी आता है। सर कैसा आता है सर, बताओ मेरे को एक बार, मैं समझाने। ठीक है, देखो रेस्टोरेंट में तुम जाओगे ना, राइट है, रेस्टोरेंट में जाके बैठोगे तुम लोग, राइट है, फैमिली, आपका बर्थडे समझो, तो आपने घर वालों को पार्टी दिया। अब पार्टी देते वक्त ना रेस्टोरेंट में लेके जाते, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, फूड खाते हो आप, राइट, फूड, फूड का क्या करते हैं, सामने खाया जाता है, राइट। अब ये फूड क्या हुआ, ये तो गुड्स हुआ, राइट है। अगर आप कोई भी शॉप में जाके कुछ भी चीज खाते हो तो वो गुड्स बोला जाता है, राइट। अब बट रेस्टोरेंट वाला आपको यहाँ पर चेयर लगा के दे रहा है, राइट है, रेस्टोरेंट वाला एसी लगा के दे रहा है, रेस्टोरेंट वाला वेटर आके आपके सामने खड़ा होता है ऑर्डर लेने के लिए, रेस्टोरेंट वाला आपको फूड बना के दे रहा है, राइट है। ये सब क्या है सर, ये सब तो सर्विस बना ना। देखो इसमें दोनों चीज आता है, सर्विस प्लस गुड्स दोनों भी आता है। तो इसे क्या माना जाए सर, सप्लाई ऑफ सर्विस माना चाहिए या गुड्स माना जाए। तो ऐसा बोलता है भाई, इस रेस्टोरेंट वाला कोई भी चीज होता है ना, तो उसमें कितना भी आपको ठूस ठूस के खिलाया हो, तो उसे गुड्स नहीं बोलोगे, उसका सर्विस बोलोगे, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला आपको सर्विस दे रहा है, गुड्स बना के, मतलब कोई भी चीज डायरेक्टली ऐसा खिला नहीं रहा है, राइट है। वो क्या करता है, जो आप ऑर्डर करते हो वो बना कर लाता है, तो बना कर लाना इज द सर्विस। घर पे मम्मी क्या देती है, आपको सर्विस देती है, ठीक है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी इट्स लाइक सिमिलर टू द रेस्टोरेंट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज नहीं आता है, अगर एक बिल्डिंग बन रहा है तो समझो वहां का जो है ना, वॉशरूम हो गया, बाथरूम हो गया, राइट है, या फिर वहां का डोर हो गया, डोर बेल हो गया, या फिर वहां का टाइल्स हो गया, ये सब चीज पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ सामने वाले को, भाई तू ये ले और मुझे पूरा बिल्डिंग का टाइल्स लगा के दे, पूरा बिल्डिंग का वॉशरूम का सब काम करके दे, पूरा बिल्डिंग का इलेक्ट्रिशियन का काम करके दे। तो ये क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, वहां पे गुड्स मत बोलना, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट है अपना, सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पर क्लियरली बोला है, क्या बोला जाएगा इसको, सप्लाई ऑफ, क्या बोला जाएगा इसको, सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा इसको, सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो कोई भी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ अ पर्सन, ये कौन होता है सर, एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ अ पर्सन कोई नहीं होता है भाई। एसोसिएशन मतलब चार लोग मिलके एक चीज, कंपनी कोऑपरेट करती है, इनकॉर्पोरेट करती है, या फिर बॉडी ऑफ अ पर्सन मतलब सिंपल एसोसिएशन का डेफिनेशन क्या पता हो आपको, ठीक है, चार लोग मिलके एक काम करते हैं, सोसाइटी बनता है, राइट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। टू इट्स मेंबर, अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन मेंबर्स को सर्विस देती है फॉर कंसिडरेशन शाल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, बोलूंगा, क्या बोला मैं, शाल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो याद रखना, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर मेंबर्स को क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, कोई भी गुड्स दे रही है, सर्विस दे रही है, कुछ भी दो पैसे के लिए, राइट, पैसा तो लेगी ना भाई, मेंबर से मतलब ऐसा नहीं कि पूरा फ्री में देते हैं, कंसिडरेशन कुछ कंसेशन टाइप दिया जाता है, राइट। एंड शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बिल्डिंग्स में क्या होता है, सोसाइटी बनती है, राइट, सोसाइटी बनती है। अभी सोसाइटी में बहुत सारे चीज प्रोवाइड किया जाता है, जैसा बिल्डर बहुत सारे चीज देता है, क्लब हाउस फैसिलिटी देता है, राइट है, स्विमिंग पूल देता है, गार्डन देता है, बहुत कुछ देता है, राइट है। ये सब चीज से वसूल भी किससे किया जाता है, मेंबर से किया जाता है, बाकी राइट, जो फ्लैट मेंबर्स होते हैं उनसे किया जाता है। अब उसको पैसे दे के क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो ये हर एक चीज को क्या बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ऐसा करके मैंने 10 पॉइंट, सॉरी 10 ने या पूरे 7 पॉइंट्स कवर किए। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल राइट्स एंड एग्रीमेंट ऑफ गुड्स, उसमें क्या चीज समझना है समझो, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात की, फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स के बारे में बात की, उसमें 3 पॉइंट्स है। उसके बाद में हम लोग ने ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस के बारे में बात की, उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में बात की, बहुत सारे पॉइंट्स है उसके अंदर, वो एक बार देख लेना। फिर कंपोजिट सप्लाई में किसको बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, वो भी बात की, और उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात की, जो एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो क्या करते हैं, मेंबर्स को सर्विस दिया जाता है, और गुड्स भी दिए तो भी उसको क्या बोला जाएगा, सर्विस ही बोला जाएगा, सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोला जाएगा, ठीक है। ऐसा करके हमने क्या किया, ये पूरा, हाँ, ये शेड्यूल 2 हमने समझ के लिया। एक बार आपका काम होता है सर, एक बार अच्छे से अंदर में पढ़ के डिटेल में समझ के लेना, ये ओवरव्यू है इसका। यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ओवरव्यू दिया है, शॉर्ट में समझा है, इसको भी याद करोगे तो बेस्ट है।
उसके बाद में हर एक चीज, अगर मेरे मेरे लेक्चर से आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या करना, ये ट्रांसफर, बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, जैसा जो जो चीज हमने अभी डिस्कस किया वो हर एक चीज यहाँ पर कवर किया गया है। तो एक एक बार आप रीड करना फॉर योर इंफॉर्मेशन, बिकॉज रीड करने से आपको क्या होगा, समझ में आएगा और ज्यादा, ये लेक्चर से ज्यादा। ठीक है, अब मुझे समझाने लोगे एक दिन, तो एक बार रीड करना बेस्ट रहेगा। चलो इसके बाद में क्या है, एग्जाम्पल है कुछ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर है, ठीक है। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, ट्वेल्थ में पढ़ा था हमने। जॉइंट वेंचर कौन होता है, एक बिजनेस होता है जहां पर चार लोग आते हैं, राइट है, ए बी सी डी आ गया, पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट है, मशीनरी खरीदते हैं, फिर वो चलाते हैं बिजनेस में, फिर उसके बाद में जो प्रॉफिट होता है शेयर करके चले जाते हैं। टेम्पररी बिजनेस बोलते हैं इसको, राइट। कोई बड़ा लॉन्ग टर्म का बिजनेस नहीं होता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ये करके लेके जाते हैं, मतलब अपना प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर दो दो पॉइंट्स है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। दो पॉइंट्स है, उसको समझो अच्छे से क्या बोलना चाहता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, चार मेंबर्स है अपने, ठीक है, ए बी सी डी, मैंने जैसा अभी बोला ए बी सी डी, जॉइंट वेंचर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग मेंबर, ठीक है, ईच कॉन्ट्रीब्यूट 100 रुपए। अभी सब लोग ने क्या किया, 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसने 100 दिया, इसने 100 दिया, इसने 100 दिया और इसने 100, तो टोटल मिला के 400 रुपए जमा हुए एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि अ टोटल अमाउंट ऑफ 400 इज कलेक्टेड, द ऑपरेटिंग मेंबर जो है, ऑपरेटिंग मेंबर परचेस अ मशीनरी फॉर ज्वाइंट वेंचर। मतलब क्या किया इन्होंने, 400 रुपए मशीनरी खरीदा, और किसके लिए खरीदा, ज्वाइंट वेंचर के लिए खरीदा, ठीक है। मतलब ये मशीनरी ज्वाइंट वेंचर में यूज होगा, ठीक है, कोई पर्सनली अलग लेवल पे नहीं खरीदा, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर के लिए खरीदा। और ज्वाइंट वेंचर मशीनरी क्या करेगा, इधर लिखा है यूज्ड इन ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन के लिए काम करेगा। और ऐसे टाइम पे जब भी कोई प्रॉफिट होगा वो बांट के लिया जाएगा जॉइंट वेंचर में। तो यहाँ पर क्या होता है, इन द अबव सिचुएशन इट विल नॉट सब्जेक्ट, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। सर जीएसटी क्यों नहीं लगेगा सर, ऐसा क्या रीजन है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया है, जीएसटी नहीं लगने का कारण है, रीजन दिया उन्होंने कि दैट ऑपरेटिंग मेंबर्स इज नॉट कैरिंग आउट एक्टिविटी फॉर अनदर फॉर कंसिडरेशन। मतलब उन्होंने ये 400 लगा के कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं किया जो, मतलब मैं या 100 रुपए से मैं उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है उसको कोई दूसरा, डायरेक्टली कुछ नहीं, इसमें मैं जॉइंट वेंचर में लगा रहा हूँ। जॉइंट वेंचर मुझे क्या करेगा, वो मशीनरी खरीदेगा, जॉइंट वेंचर से मशीनरी को ऑपरेट किया जाएगा, फिर वहां से जो आएगा वो मेरे लिए कंसिडरेशन बनेगा, मेरे लिए कंसिडरेशन मतलब मेरे लिए प्रॉफिट बनेगा। तो मनी पेड फॉर परचेस ऑफ मशीनरी मियरली ओनली इन नेचर ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर सिर्फ ये क्या हो गया, मनी ट्रांजेक्शन हुआ, ये 100 रुपए जो दिया है ना वो सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ पर जीएसटी वजीएसटी नहीं आएगा। जीएसटी मनी ट्रांजेक्शन को बाहर रखता है, आपको पता है ना, गुड्स का डेफिनेशन में क्लियरली बोला है कि मनी क्या रहेगा, बाहर रहेगा मेरा जीएसटी के लिए, ठीक है। वो एक पॉइंट है। अब यहाँ पे वही पॉइंट है, यहाँ पर अगर देखोगे तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या है, द ऑपरेटिंग मेंबर्स देयर आफ्टर यूजर्स इट्स ओन मशीन एंड परफॉर्म एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड केस में, सेकंड केस में इधर क्या किया उन्होंने, 100 रुपए लगाए और किसको दिया, 100 रुपए, वो 100 रुपए ज्वाइंट वेंचर को कंट्रीब्यूट किए और उसके बाद में मशीन खरीदा गया। बट यहाँ पर सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में ए बी सी डी, ये 100 रुपए तो है उनके पास, बट ये 100 रुपए उन्होंने ज्वाइंट वेंचर में नहीं लगाते हुए खुद का मशीन खरीदा। क्या क्या उन्होंने खुद का मशीन खरीदा। तो जॉइंट वेंचर में लगा, मतलब है ये मेंबर्स है तीनों भी, बट उन्होंने क्या किया, अपना अपना मशीनरी खरीदा, ठीक है। मशीनरी खरीद के क्या किया, एक्सप्लोर किया, और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट आया बांट के खा लिया दोनों, सब लोगों ने मिलके ये मशीनरी क्या किया, यूज किया फॉर एक्सप्लोरेशन। बट उसमें ज्वाइंट वेंचर बीच में नहीं आया ज्यादा, मतलब एज अ मेंबर तो है वो, बट पर्सनल लेवल पे उन्होंने खरीदा। तो ये यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि the members thereafter uses its own machine and perform exploration। यहाँ पर own machine आया, उससे पहले own machine नहीं आया था, याद रखना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑन बिहाफ ऑफ
जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के बिहाफ में वो क्या कर रहा है, खुद से मशीन खरीद रहा है और खुद ये कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे देयरफॉर दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस, तो वो क्या कर रहे हैं, मशीनरी खुद का लगा के जॉइंट वेंचर को सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जीएसटी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, और उनको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो जीएसटी ऊपर एप्लीकेबल नहीं था ये कंडीशन में, यहाँ पर जीएसटी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करके वो क्वेश्चन था, एक बार पढ़ो आपको समझेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग शेड्यूल 3 के बारे में। शेड्यूल 3 किसके बारे में बात करता है सर, शेड्यूल 3 हमने 4 बार बात किया, वो नेगेटिव लिस्ट के बारे में बात करता है। नेगेटिव लिस्ट क्या होता है सर, नेगेटिव लिस्ट नथिंग बट वो ऐसा लिस्ट होता है जहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स हो या फिर सर्विस हो, भले वो दिखता हो अच्छे से, फॉर कंसिडरेशन हो, स्टिल मैं उसको क्या बोलूंगा, सप्लाई नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई, कुछ रीजन है उसके खुद के, राइट है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है सप्लाई है मानता हूं, बट मैं इसे अभी जीएसटी में नहीं लेना चाहता हूँ, फिलहाल इसको जीएसटी में रखते हैं, नेगेटिव लिस्ट में डाल के रखता हूँ। तो इस पे जिस दिन अगर मुझे लगेगा तो मैं नेगेटिव लिस्ट से निकाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो ट्रीटेड किया है, जो ट्रीट किया गया है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो गुड्स भी नहीं है, वो सर्विस भी नहीं है। ठीक है, भले वो दिख रहा है गुड्स और सर्विस, मैं कोई भी चीज बेचता हूँ करता हूँ, राइट है। तो आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, जब अपन एक एक एग्जांपल समझेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट, अगर कोई सर्विस दिया जाएगा एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, सॉरी यहाँ पर शायद मैंने वर्ड्स गलत लिखे हैं, यहाँ पर वर्ड्स गलत लिखे हैं, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, मतलब सर्विस कौन दे रहा है, राइट है, एम्प्लॉय दे रहा है, किसको दे रहा है, एम्प्लॉयर को दे रहा है, राइट है। काम कौन करता है, एम्प्लॉय करता है, और पैसे कौन देता है, पगार एम्प्लॉयर देता है। तो सर्विस किसने दिया, एम्प्लॉय ने दिया, ठीक है, और एम्प्लॉयर को दिया। तो ऐसा सर्विस और एम्प्लॉयमेंट जीएसटी आएगा क्या इसके बीच में, क्योंकि सर यहाँ पे सर्विस जा रहा है और यहाँ पे पेमेंट और कंसिडरेशन, तो उसे क्या बोला जाएगा सर, जीएसटी में लू या नहीं लू। तो जीएसटी वाले ने बोला सॉरी भाई, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप जब भी आता है वहां पे जीएसटी मत लेके आओ तुम बीच में, मैं क्लियरली इसको क्या कर रहा हूँ इसको, मैं इसको नेगेटिव लिस्ट में रख रहा हूँ, तो इस पे जीएसटी मत लेके आओ। सर तो आपने एक बीच में कहा था गिफ्ट विफ्ट 50,000 के ऊपर गया तो आपको लेना चाहिए, शेड्यूल 1 में लिखा था, याद है। अरे बट वहां पे तो कंसिडरेशन नहीं था ना, विदाउट कंसिडरेशन था, यहाँ पर तो कंसिडरेशन आ रहा है, मतलब एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉयर काम करवा के ले रहा है, इसको पेमेंट कर रहा है और इसके बाद सर्विस दे रहा है, तो ये तो हो गया ना कंसिडरेशन के साथ। तो इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में, इसीलिए नेगेटिव लिस्ट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है, इस पे मत लगाओ भाई जीएसटी, माफ कर दो इनको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। देखो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट है, ट्रिब्यूनल्स, ये सब जो है ना, ये सब क्या करती है, सर्विस देती है क्या नहीं, मानते हो क्या नहीं, सर्विस देते हैं ना भाई, इन लोग अपना जजमेंट देते हैं, काम करते हैं उसके ऊपर, राइट है। तो ऐसे लोग, ये सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा क्या, गवर्नमेंट बोलती नहीं भाई ये सब तो अपने ही होते गवर्नमेंट के, ये अभी इस पे गवर्नमेंट पे लगा के जीएसटी गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, अच्छा लगेगा क्या उनको, समझो बात को, राइट। मतलब गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करने आई और वो जीएसटी कलेक्ट करने गई हाई कोर्ट से, अभी हाई कोर्ट भी किसका है, गवर्नमेंट का ही है, अभी क्या इसमें घुमा फिरा ना, मतलब एक जेब से पैसा निकल के दूसरे जेब में डालने से थोड़ी ना इनकम हो जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया भाई ये सब चीज भी मत रखो, जीएसटी वीएसटी इस पे लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये नेगेटिव लिस्ट वाला पार्ट है। चलो ठीक है, थर्ड बात करते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर गुड्स नहीं है, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, जब भी मैं बोलता सप्लाई ऑफ सर्विस तो अच्छे से ध्यान देना, सप्लाई ऑफ सर्विस है वो, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस में तीन चीजें हैं, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, लोकल। सर इससे क्या मालूम पड़ता है, सब गवर्नमेंट वाले लोग हैं, ठीक है, सब गवर्नमेंट वाले लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अपना क्या किया है, पोजीशन होल्ड करके रखा है। तो ये लोग, कोई भी एमएलए होता है, राइट है, तो ये लोग क्या है, पार्लियामेंट में, पंचायत में, राइट, ग्राम पंचायत ये सब बिठता है, म्युनिसिपैलिटी में, ये सब जो भी काम कर रहा है ना, वो सब सर्विस दे रहे हैं, बट उस पर जीएसटी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में है, ठीक है। तो इन लोग कोई भी सर्विस देते हैं तो इनको क्या किया जाता है,
ठीक है, माफ बोल देते, गवर्नमेंट वाले लोग हैं, इन पे क्या जीएसटी चार्ज करना, ठीक है। अगला अगला ड्यूटीज परफॉर्म बाय पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा प्रधानमंत्री, राइट है, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, जैसा ये फाइनेंस ये क्या बोलते हैं, ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर्स, राइट। तो ये सब लोग भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन होल्ड करके रखा है इन्होंने, राइट, एक पोजीशन होल्ड करके रखा है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, ये सब चीज को अपन इनका भी सर्विस दे रहा है, राइट। प्रधानमंत्री भी हमें क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, देश के लिए कुछ कर रहे हो, राइट। तो ऐसा टाइम पे तो वो सर्विस को कंसिडर करूं या नहीं सर्विस, तो वो बोलते हैं वो तो सर्विस है, पता चलता है, बट उसको नेगेटिव लिस्ट में रख दिया है, उस पर जीएसटी वीएसटी का प्रोविजन लगाने की जरूरत नहीं, वो नेगेटिव लिस्ट है, उस पर जीएसटी आप चार्ज मत करना, ठीक है। तो ये बनी बात सेकंड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कौन है सर, थर्ड पॉइंट, ऐसा कोई भी कंपनीज कोई भी बॉडीज जो क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी चलाती है, तो उस पे सर अपने को क्या करना है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय पर्सन, मतलब इसके अंदर का कोई भी बंदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का कंपनी में काम करता है, हु इज चेयरपर्सन, डायरेक्टर, मेंबर, तो ये तीन जो है सामने लिखा हुआ आपके नोट्स के हिसाब से, ठीक है। तो वो तीनों पे भी जीएसटी लगना नहीं चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जीएसटी का एक्ट का जो शेड्यूल 3 है, नेगेटिव लिस्ट, वो बोल रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। आगे क्या है सर, सर्विस, आगे क्या बोल रहा है, सर्विस ऑफ फनरल, ब्यूरल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, डिजीज पर्सन, अगर किसी की डेथ होती है, राइट है, अगर किसी की डेथ होती है, ये फनरल, राइट, ये सब जो वर्ड्स है ना, एक बार सर्च करो, आपको अच्छे से समझेगा क्या है। डेथ के टाइम पे ये सब चीज होती है, राइट है। मैं एक एक एक्सप्लेन करके अपने वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूं, बस इतना याद रखो, डेथ जब होता है किसी पर्सन का, तो क्रियाक्रम करना, राइट है, वो सब चीज आता है अपना स्टार्ट से एंड तक, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी यूज होता है, राइट है। तो ये सब चीज जो है ना, डेथ होती है कोई पर्सन की, और ऐसे टाइम पे सर्विस दिया जाता है, और वो सर्विस में आप जीएसटी लेकर आओगे ना, तो बहुत उनके इमोशंस के साथ खेलने के बराबर हुआ, राइट है। मतलब कोई भी सामान, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो रिलेटेड टू ये सब होता है, मतलब किसी की डेथ होती है, तो ये मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल होता है, समझा। वो व्हीकल जब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है ये चीज के लिए, राइट, तो ऐसे टाइम पे उस पर जीएसटी वीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट ने बोला है भाई ठीक है, डेथ हुआ है बंदे का, तो वो रिलेटेड जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हुए, वो सबको क्या किया जाएगा, जीएसटी से माफ किया जाएगा, उसको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो हमने वहीं पर देखा था, जीएसटी में फॉल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ऑक्शनेबल ऑक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग। सर ऑक्शनेबल क्लेम कहीं तो सुना था हमने, हाँ क्लेम, एक्शनेबल क्लेम सर हमने ऑलरेडी कहाँ पढ़ा, ये गुड्स का डेफिनेशन में पढ़ा है, आपको प्रीवियस लेक्चर में जहां पर मैंने गुड्स का डेफिनेशन बताया, वहां पर जाके प्लीज देखिए एक बार, तो आपको एक्शनेबल क्लेम्स में क्लियरली एक 10 एक्शनेबल क्लेम्स है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा उस पर क्लियरली ऊपर हेडिंग में लिखा है उन लोग ने, नो जीएसटी, बट यहाँ पर अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, वहां पर भी क्लियरली लिखा था लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, मतलब ये क्लियरली नेगेटिव लिस्ट में लिखा है, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी आएगा नहीं। उसके बाद में क्या है सर, सप्लाई ऑफ गुड्स बोल रहा है, गुड्स बोलते तो ध्यान रखना, ठीक है। फ्रॉम वन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। अब इंडिया का डेफिनेशन मेरे हिसाब से मुझसे ज्यादा आप जानते हो, अभी हमने ऑलरेडी इंडिया का डेफिनेशन किया। अगर वो इंडिया का डेफिनेशन में जितना भी एरिया जो है इंडिया के अंदर आता है, अगर समझो, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, जापान है यहाँ पर, ठीक है, जापान है, ठीक है, यूएसए, तो जापान यूएसए को क्या कर रही है, एक गुड्स बेच रही है, ठीक है, बेच रही है, बट ये सप्लायर है, ठीक है, और ये
रिसिपिएंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं इंडिया में ये बिजनेस को जो है ना ये जो ट्रांजेक्शन को है ना पूरा करने का मैं बीच में मतलब ये मेरा काम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको शिप को जो है ना डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ या प्लेन से जा रहा हूँ जिससे भी जाना जाओ आप। बट वो क्या मैं शिप का ले लेता हूँ मेन, तो शिप डायरेक्टली अपना इंडिया टेरिटरी टच कर रही है क्या नहीं वो मैटर करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा सेल हो रहा है और यहाँ पर इंडियन टेरिटरी में कोई भी आया नहीं इंडियन टेरिटरी में कोई भी चीज नहीं हुआ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ये सप्लायर को पकड़ रहा हूँ और ये रिसिपिएंट को, और इन दोनों को गुड्स ट्रांसफर करने का ये मतलब मेरा काम है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ऐसा टाइम पे ये फ्लो बिना इंडियन टेरिटरी को टच करके जाएगा, तो वो ये बंदे को जीएसटी लगने की कोई चांसेस नहीं आती, ये नेगेटिव लिस्ट में चला जाता है। मतलब ये मेरा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बना, ये भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बना, राइट है। बट इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी, तो ये बंदा जब बिल विल जो भी इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, राइट है, ये क्या बताएगा मैं जापान से यूएसए में गुड्स बेच दिया, तो ये ट्रांजेक्शन में गुड्स जीएसटी लगना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो सीधा बोलते हैं शेड्यूल 3 क्या बोलता है भाई ये ट्रांजेक्शन में जीएसटी आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गुड्स जो है वो गुड्स इंडिया में एंटर हुआ ही नहीं, इंडिया में एंटर होता तो मैं सोचता उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसा करके ये वाला नेगेटिव लिस्ट में आ गया अपने, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एट्थ पॉइंट अच्छे से देख लो, सेम वही है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एनी पर सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। देखो सिंपल सा चीज बताता हूँ, मैं एक कहानी दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कहानी मैं यहाँ पे एक कहानी बताता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। अब समझो ये मेरा, अरे यार क्या होता क्या चल रहा है मेरे से, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब इंडिया के अंदर शिप एंटर हो रही है, ठीक है, शिप एंटर हो रही है। अब शिप एंटर हो रही है, मैं सप्लायर हूँ इंडिया का, ठीक है। मैंने गुड्स को क्या किया, इंपोर्ट किया, ठीक है। अब इंपोर्ट करते हो क्या होता है, ध्यान देना, जब इंडिया ये इंपोर्ट करते हो क्या होता है, कस्टम्स बीच में आती है, कौन आती है, कस्टम्स, कस्टम अपना कस्टम ड्यूटी लेने आ जाती है। तो कस्टम के पास है ना खुद के वेयर हाउस होते हैं, क्या होते हैं, वेयर हाउस, वेयर हाउस। तो वो जो है गुड्स को ये इंडिया में जब इंडिया में आता है वो यूज के लिए, उसको होम कंजम्पशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होम कंजम्पशन। तो इंडिया में जब गुड्स इंपोर्ट करके यूज करने आते हैं तो होम कंजम्पशन के लिए आया ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब मैं सप्लायर हूँ, मैंने इंपोर्ट किया गुड्स, बट कस्टम ने मुझे पकड़ लिया बीच में, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा पूरा प्रॉपर, डॉक्यूमेंटेशन करने पकड़ा। अब वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने तक मेरा गुड्स जो है गुड्स वो कहाँ पड़ा रहता है, वेयर हाउस में पड़ा रहता है, किसके, कस्टम्स के वेयर हाउस में पड़ा रहता है। तो जब तक वो कस्टम के वेयर हाउस में डॉक्यूमेंटेशन सब क्लियर नहीं होता, आपका सब पेमेंट नहीं हो जाता है कस्टम ड्यूटी का, वो आपको छोड़ेगा नहीं इंडिया के अंदर जाने के लिए, मतलब वो गुड्स को यूज करने के लिए। तो जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा तो वो गुड्स को क्या बोला जाएगा, हाँ भाई ये अब बन गया होम कंजप्शन के लिए, अब ये इंडिया में किधर भी बेच सकते हैं, तो वहां पर जीएसटी आ जाता है, ठीक है। बट ये केस में क्या हो रहा है, ये केस में वो शिप तो इंपोर्ट कर लिया, बट उसका डॉक्यूमेंटेशन चल ही रहा था, क्या बोला मैंने, उसका डॉक्यूमेंटेशन चल ही रहा था। तो उसको जो है ना एक जापान से ऑफर आया कि ये गुड्स मुझे जो है ना वेयर हाउस में पड़ा है गुड्स, समझो, तो ये गुड्स मुझे बेच, मैं तुझे अच्छा प्राइस दूंगा, ठीक है। तो इंडियन सेलर ने क्या बोला, भाई ये इंपोर्ट का अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो मैं इसको वेयर हाउस से किसको बेच दिया, बाहर वाले जापान को बेच दिया। मतलब वो होम कंजप्शन के लिए आया क्या, होम कंजप्शन के लिए आया ही नहीं वो। जब वो होम कंजप्शन के लिए नहीं आया तो वेयर हाउस के अंदर से वो किधर चला गया, मतलब कस्टम का पेपर्स भी क्लियर नहीं था, मेरा कस्टम से वेयर हाउस से निकला भी नहीं था वो, कि मैं डायरेक्टली इसको क्या कर दिया, जापान वाले को बेच दिया। तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो भाई वो भी क्या आ जाएगा,
वो भी क्या आ जाएगा, वो भी क्या बोला जाएगा, नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजप्शन, होम कंजप्शन में क्लियरेंस होने से पहले मैंने सप्लाई कर दिया, तो ऐसे गुड्स को क्या बोला जाएगा, ऐसे गुड्स को नेगेटिव लिस्ट में लिया जाएगा और वो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। एंड सेकेंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंजाइनी टू एनी अदर पर्सन, कंजाइनी, कंजाइनर कंजाइनी होता है, तो मैं गुड्स बेचने मतलब मिडल पर्सन की जैसा बात कर रहा हूँ, मिडल पर्सन है, ठीक है, मैं सप्लायर भी नहीं हूँ, मैं रिसिपिएंट भी नहीं, मिडल पर्सन है जो क्या कर रहा है, सेम वही पॉइंट है ऊपर जैसे समझो, टू एनी अदर पर्सन, कोई भी, बाय एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आफ्टर गुड्स डिस्पैच फ्रॉम पार्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। सिंपल है, मिडल पर्सन हूं मैं। नहीं, मैंने क्या कर दिया, इस चीज को सेल कर दिया। तो ऐसा करके मेरे हिसाब से मैंने शॉर्ट वाइज मैंने एक बार आपको पूरा शेड्यूल 3 भी बता दिया, राइट है, शेड्यूल 3 भी बता दिया। उसके बाद में बचता है कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल, ठीक है, जितना हो सकता फैला दो बिंदास। चलो मिलते हैं अपन जल्दी, आई होप आपको समझा होगा ये लेक्चर, ठीक है, चलिए बाय।